हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेईई नीट अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का जेईई मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है, तो रिज़ल्ट आने के बाद स्टूडेंट के मन में जो सबसे पहली बात आती है कि जो मुझे रैंक मिला है, इस रैंक पे मुझे कौन सी कॉलेज मिलेगी, कौन सा एनआईटी मिलेगा, या फिर मुझे एनआईटी मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो भी रैंक है उस रैंक पे आपको क्या एनआईटी मिल पाएगा या फिर एनआईटी नहीं मिल पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि मिनिमम कितने रैंक तक आपको एनआईटी मिल जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे, ताकि काउंसलिंग से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे, ताकि आपको आपके रैंक के हिसाब से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने में हेल्पफुल हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो एनआईटीज़ होते हैं वो कितने टाइप के एनआईटीज़ होते हैं। तो मेनली आपके जो एनआईटीज़ होते हैं वो तीन टाइप के एनआईटीज़ होते हैं, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। तो टीयर 1 ऐसे एनआईटीज़ हैं जो काफ़ी पुराने हैं और जहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी अच्छी रहती है। टीयर 2 एनआईटी ऐसे एनआईटीज़ हैं जहाँ पे प्लेसमेंट तो होती है लेकिन टीयर 1 से कम होती है। टीयर 3 एनआईटी एक ऐसे एनआईटीज़ है जो कि या तो रिमोट लोकेशन पे हैं या फिर बिल्कुल नए एनआईटीज़ हैं। टीयर 3 में जितने भी एनआईटीज़ आते हैं मेनली वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आते हैं या फिर बिल्कुल नए एनआईटीज़ हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि तो मिनिमम कितने रैंक तक आपको एनआईटी में एडमिशन मिल जाता है। तो हम लोग रैंक देखने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि जो एनआईटीज़ होते हैं वहाँ पे रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ क्या क्या होती है। तो सबसे पहला पॉलिसी तो ये होता है कि वहाँ पे होम स्टेट और अदर स्टेट का कोटा होता है। 50% सीट आपका होम स्टेट के कैंडिडेट के लिए होता है और 50% जो सीट्स हैं वो आपका अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए होता है। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन सिस्टम आता है वो आपका जनरल EWS का 10%, OBC के आपका 27%, SC का 15% और ST का आपका 7.5% और PWD का आपका 5% रिजर्वेशन होता है। उसके बाद फिर से एक और रिजर्वेशन होता है वो जेंडर न्यूट्रल के लिए कि 20% सीट जो है गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि मिनिमम कितने रैंक तक आपको एनआईटीज़ मिल जाएगा। अगर आपको रिजर्वेशन पॉलिसी समझ में नहीं आया है, तो अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है रिजर्वेशन सिस्टम से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसको आपको क्लियर ज़रूर कर दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ब्रांच कोड यूज़ किया है, जैसे कि केमिकल का ब्रांच कोड CHE होता है, तो इसीलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन से ब्रांच का कोड क्या होता है। तो जैसे केमिकल इंजीनियरिंग का कोड CHE होता है, सिविल का CE होता है और मेटलर्जी और मटेरियल साइंस का आपका MME होता है, बायोटेक्नोलॉजी का BT होता है और MSME मटेरियल साइंस और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग होता है। ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग और MIE आपका माइनिंग इंजीनियरिंग और PIE आपका प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, PE आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और EE आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आगे के वीडियो में देखते रहेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि जो टीयर 1 का एनआईटीज़ है वहाँ जाने के लिए आपकी रैंक काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्टली टीयर 3 के एनआईटीज़ के बारे में बात करेंगे जहाँ पे मिनिमम रैंक पे एडमिशन हो जाती है। तो एनआईटी हमीरपुर जो कि टीयर 3 में आता है, तो इसमें हम लोगों ने जोसा और CSAB दोनों का ही रैंक डिस्कस किया है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जोसा आपका कैटेगरी रैंक देता है और आपका CSAB आपका CRL रैंक यानी ऑल इंडिया रैंक दिखाता है। तो अगर हम लोग बात करें कि एनआईटी हमीरपुर में होम स्टेट के कैंडिडेट को अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो कितने रैंक तक उनको एडमिशन मिल जाता है। तो एनआईटी हमीरपुर में जनरल कैटेगरी से अगर होम स्टेट का बच्चा है तो उनको 1,1344 में मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग मिल जाता है। अगर अदर स्टेट के जनरल कैंडिडेट है तो उनको 49,000 में आपको एनआईटी हमीरपुर में मटेरियल साइंस आपको मिल जाएगा। अगर
और ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 1,03,000 और अदर स्टेट के लिए आपका 60,000 रैंक तक आपको जनरल कोटे से NIT हमीरपुर में एडमिशन मिल जाता है। अगर मैक्सिमम रैंक की बात करें तो मैक्सिमम रैंक आपका ST कैटेगरी से आता है। तो ST कैटेगरी के लिए आपको 2,92,000 रैंक पे भी आपको यहाँ पे NIT हमीरपुर में एडमिशन मिल जाएगा अगर आप अदर स्टेट कोटा से आते हैं तो। और आपको ब्रांच जो मिलेगी इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच मिलेगी। अगर OBC की बात करें कि OBC को मिनिमम कितनी रैंक चाहिए होगी NIT हमीरपुर में एडमिशन के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके कैटेगरी रैंक के हिसाब से अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 16,500 में आपको मटेरियल साइंस मिल जाता है। और अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो आपको 64,000 में आपको मटेरियल साइंस NIT हमीरपुर में मिल जाता है। अगर SC कैटेगरी की बात करें तो अगर SC कैटेगरी की बात करें तो 8,700 में मटेरियल साइंस आपको मिल जाता है NIT हमीरपुर में आपके जो कैटेगरी रैंक है उससे। अगर हम लोग ओवरऑल रैंक की बात करें, ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो आपको 1,87,000 में मटेरियल साइंस मिल जाता है जो कि आपका ऑल इंडिया रैंक है। अगर हम लोग अगले कॉलेज की बात करें NIT सिक्किम की अगर बात करें तो NIT सिक्किम में अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं और होम स्टेट कैटेगरी के आप हैं तो आपको 10 लाख तक में भी सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 55,000 में सिविल इंजीनियरिंग आपको मिल जाता है। अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं और होम स्टेट के रहने वाले हैं तो 3,69,000 में भी आपको सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे मिल जाता है। अदर स्टेट के OBC को 17,900 में सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है यहाँ पे जो उनका कैटेगरी रैंक है। अगर हम लोग ओवरऑल रैंक की बात करें, ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो OBC को अदर स्टेट के OBC को 89,000 में सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे मिल जाता है। अगर SC की बात करें तो अदर स्टेट के SC को 2,40,000 में आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाता है NIT सिक्किम में। अगर ST की बात करें तो 2,72,000 में सिविल इंजीनियरिंग आपको मिल जाता है अदर स्टेट के SC के लिए। जो होम स्टेट के ST कैटेगरी होंगे उनको और भी बहुत ज़्यादा रैंक पे 10 लाख रैंक पे भी आपको यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगर हम लोग NIT आंध्र प्रदेश की बात करें, एक Tier 3 NITs है जो कि बिल्कुल नए NITs है। तो यहाँ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को अगर होम स्टेट के कैंडिडेट है तो 97,000 में भी आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा। और अदर स्टेट के जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको 94,000 में बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे मिल जाता है। ये उनका कैटेगरी रैंक है। अगर CSAB के थ्रू से जनरल रैंक की बात करें तो 73 अगर EWS कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करें तो अगर EWS कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करें तो 89,500 में उसको बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा होम स्टेट के कैंडिडेट को। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको 74,000 में बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा NIT आंध्र प्रदेश में। अगर OBC कैंडिडेट हैं तो आपको ऑल इंडिया रैंक 88,000 में मटेरियल साइंस आपको मिल जाएगा। और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो NIT आंध्र प्रदेश में आपको 79,000 में भी बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तो 1,96,000 में मटेरियल साइंस मिल जाएगा आपको। और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 1,93,000 में आपको मटेरियल साइंस यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो 2,75,000 में आपको मटेरियल साइंस, अगर आप होम स्टेट के हैं
और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 2,56,000 में आपको मटेरियल साइंस आपको NIT आंध्र प्रदेश में मिल जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको 3 लाख तक भी NIT आपको मिल जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपका रैंक 3 लाख भी है तो आपको NIT मिल जाता है, लेकिन आपको ब्रांचेस थोड़ी कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। ब्रांचेस आपको मिलेगी ऐसी बायोटेक्नोलॉजी या फिर मटेरियल साइंस या फिर माइनिंग, इस तरह के जो है ब्रांचेस आपको मिलेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको 6 लाख रैंक तक में भी आपको कौन सी NIT मिल जाती है।